Shri Ganeshaya Namah. Hello friends, welcome back. As promised, we are here back with the final video of this topic, which is financial institutions or financial intermediaries. उम्मीद है कि मैंने जो चिंगारी आपकी जगाई थी सुबह, वो अभी तक जागी होगी, जिंदा होगी और आपके सामने जितनी डिफिकल्टीज हैं, जितना आलस है, जितनी समस्याएं हैं, सबको जला के खाक कर दीजिए उसी चिंगारी से और आगे बढ़िए. लेट्स क्रैक द एग्जाम. ओके, एनबीएफसी, without wasting any further time, let's start. NBFCs are non-banking financial, यहाँ तक तो सबको याद रहता है. C is for company, non-banking financial companies. फाइन. क्या है ये कंपनीज NBFCs? देखिए, जो बैंक नहीं है और जो DFIs नहीं है, ठीक है, वैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एनबीएफसीज हैं. वैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो कि बैंक भी नहीं है, डीएफआईज भी नहीं है, उनको एनबीएफसीज बोलते हैं. और एनबीएफसीज बहुत तरह के होते हैं, सो हम बोल रहे हैं कि दे आर अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. फाइन. अब देखिए बेसिक डिफरेंस देखिए, बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एनबीएफसी किस चिड़िया का नाम है. फाइन. एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. बैंक क्या करते हैं? हर तरह के डिपॉजिट लेते हैं. डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, टाइम डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट आपको याद होगा, ऑन डिमांड, जो आपका पैसा डिपॉजिट है, जब आप चाहे तब निकाल सके. टाइम डिपॉजिट फिक्स टाइम पे निकलेगा, लाइक फिक्स डिपॉजिट. ठीक है, हर तरह का डिपॉजिट बैंक लेती है. एनबीएफसी क्या करती है? एनबीएफसी में दो तरह के होते हैं, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग. दो तरह के होते हैं. कुछ एनबीएफसी जो होते हैं वो डिपॉजिट लेते हैं, कुछ एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं लेते हैं. बट इसमें एक कैच है. कैच क्या है? दे टेक ओनली टाइम डिपॉजिट्स. वो केवल फिक्स डिपॉजिट लेते हैं. अब बोलिएगा सर ये तो कंफ्यूजन सा हो रहा है, पहले भी कुछ ऐसा बताए थे कि कोई ऐसा बैंक है जो कि टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट दोनों में से कोई एक लेता है और दूसरा नहीं लेता है. तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए बिना देखे, रिकॉल करके, जो भी याद आ रहा है आपको, सही या गलत, कि कौन सा वो बैंक था जो कि केवल डिमांड डिपॉजिट लेता है. ओके, आई होप. टेक अ पॉज, 30 सेकेंड पॉज एंड देन आंसर. ठीक है, और उसके बाद वीडियो पॉज करके देखिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं इसमें. देखिए, पेमेंट्स बैंक आर दोज बैंक्स विच टेक ओनली डिमांड डिपॉजिट, विच आर अलाउड टू टेक ओनली डिमांड डिपॉजिट. वो फिक्स डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते. और एनबीएफसी केस में उल्टा है ये चीज. क्या उल्टा है? जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, कि इनको टाइम डिपॉजिट ही लेना है भैया, आप फिक्स डिपॉजिट ही ले सकते हो. फिक्स डिपॉजिट समझ रहे हैं ना? 5 साल के बाद पैसा मिलेगा, 3 साल के बाद पैसा मिलेगा, भूल जाइए. देखिए, ऑन डिमांड नहीं मिलेगा पैसा आपको वापस. तो वैसा डिपॉजिट होता है. मतलब आप एफडी खोल सकते हैं, किसमें? एनबीएफसी में. वैसा एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग हो, उसमें आप एफडी करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं. लेकिन सेविंग्स और करेंट अकाउंट और ऑन डिमांड अकाउंट का कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है. नो डिमांड डिपॉजिट बाय एनबीएफसी. देखिए, ठीक है. और किसमें होता है डिमांड डिपॉजिट? केवल डिमांड डिपॉजिट किसमें होता है? पेमेंट बैंक में. फिर आपका एक हम लोग और पढ़े थे, दूसरा कौन सा पढ़े थे? पेमेंट बैंक के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक सारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरह उनका फंक्शन होता है, इसकी तरह. और वो हर तरह का डिपॉजिट लेते हैं, लोन सब कुछ देते हैं. ठीक है. सो अब देखिए, जब डिमांड डिपॉजिट कोई बैंक नहीं ले रहा है, तो देखिए इसको रटना नहीं है कि चेक इशू नहीं कर सकता. बहुत लोग रटते हैं कि एनबीएफसी कांट इशू चेक, रट लो. अरे भाई, जब क्लियर है कि डिमांड डिपॉजिट ले ही नहीं रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट की फैसिलिटी ही नहीं है, वो दे ही नहीं सकते हैं, तो चेक कहाँ से देंगे? चेक का मतलब ही वही होता है कि आप ले जाके बैंक में दीजिएगा तो आपको बैंक पैसा देगा, जब आप मांगिएगा तब देगा. तो डिमांड डिपॉजिट अलाउड नहीं है, इसलिए चेक फैसिलिटी भी अलाउड नहीं है. समझ गए? चेक फैसिलिटी भी अलाउड नहीं है, केवल टाइम डिपॉजिट एफडी अलाउड है इनके केस में. ठीक है, समझ गए? अब देखिए दूसरा डिफरेंस. ये पहला डिफरेंस था. दूसरा डिफरेंस ये है, जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स और नॉर्मल बैंक्स, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. ये क्या होता है भाई? पेमेंट, देखिए वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस. जैसे हम लोग देखते हैं यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, सब पेमेंट सिस्टम होता है, इसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं बैंक. बट एनबीएफसीज आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम. एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाएगा, एनबीएफसीज आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. नो, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. आपको वहां पे इसको एलिमिनेट करना होगा. फाइन. एक डिफरेंस ये हो गया, दो डिफरेंस हो गया. तीसरा डिफरेंस है, बैंक डिपॉजिट्स आर कवर्ड अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. आई होप कि यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म, DICGC. होता क्या है?
होता ये है कि बैंक रन अगर हो गया, बैंक रन केस होता है, आपने सुना होगा कि अब एक साथ, जैसे आप, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल पे चलते हैं फिर। फनी सा जो एग्जांपल दिया था, फलनवा बैंक था एक, तो फलनवा बैंक को मैंने आपको बताया था कि एक नाम है ठेकनवा एग्जांपल के लिए, और एक है फेकनवा। अब फेकनवा और ढेकनवा दोनों एक ही साथ अपना अपना पैसा मांगने आ जाए, ठीक, फेकनवा बोले कि भाई हम जो 100 रुपया जमा किए थे हमको पूरा दे दो, और ठेकनवा बोले कि हमको भी दे दो पूरा। दोनों मिलकर एकदम तैयारी करके आया है कि आज फलनवा बैंक को एकदम बैंक कर देना है, भगा देना है एकदम उसको, ठीक है, बैंक रन, बैंकवा को भगा देंगे। दोनों एक साथ मिलकर गया, बोलता है कि लाओ भाई 300 रुपया, साठ गांठ कर लिया दोनों। अब क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि जब उन लोग को लगेगा ना कि बैंक डूबने वाला है, कुछ गड़बड़ी चल रहा है बैंक में, तो वो निकालना चाहेगा पब्लिक पैसा। और ये ना विशियस साइकिल होता है, एक आदमी निकालेगा फिर दूसरा को भी चिंता होगा कि भाई क्यों निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, सब ऐसे कर करके सारे लोग निकालते जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों लोग एक साथ चले आए कि भाई 300 रुपया मेरा दे दो। अब बैंक कहाँ से दे भाई, बैंक तो बांट चुका है ना, 200 रुपया तो बैंक लोन में बांट चुका है किसी और को, अब इनको कहाँ से लौटाएगा इतना? तो बैंक कुछ, मान लीजिए मिनिमल रिजर्व रखता है, मान लीजिए 100 रुपीज रखा है बैंक, जैसे SLR और CLR आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 100 रुपीज में से दोनों में कैसे दे देगा 200 और 100 रुपया? जब नहीं लौटा पा रहा है ना, तो इसी सिचुएशन में कहते हैं बैंक रन, ठीक है, बैंक रन। और इस केस में क्या होता है, एक तो बैंक रन हो गया, बैंक रन के केस में तो RBI गारंटी लेती है। एक सिचुएशन होता है बैंक्रप्सी का, वो अलग होता है सिचुएशन, ठीक। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है कि एक इंश्योरेंस का व्यवस्था किया गया है इनके लिए कि अगर आपका पैसा डूब गया, बैंक अगर बैंकरप्ट हो जाती है, तो बैंकरप्सी देखिए अलग होता है थोड़ा बैंक रन से, मैंने बैंक रन का एग्जांपल दे दिया। बट बैंकरप्सी होता है कि किसी कंपनी का दिवालिया निकल जाना, मतलब वो कोई उम्मीद ही नहीं है, एकदम लॉस में चल रही है, पहले तो कोई प्रॉफिट नहीं है उसको, और कोई उम्मीद नहीं है कि रिकवर कर पाएगी अपना पैसा, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्ट हो जाना। जब आप लोन नहीं लौटा पा रहे हैं, टेक्निकली हम लोग बाद में उसमें एंटर करेंगे कि कितने दिनों तक नहीं लौटा पाएंगे तो बैंकरप्ट बोला जाएगा। बट बैंकरप्सी उस सिचुएशन में दिवाला निकल जाना बैंक का। जब दिवालिया निकल गया बैंक का, तो 5 लाख रुपए तक का ना इंश्योरेंस मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए जमा था किसी बैंक में, तो 5 लाख रुपए तक ना, ये जो बॉडी है जिसको बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसके थ्रू, जैसे रीफाइनेंसिंग बताए थे ना, उसी तरीके से ये इंश्योरेंस दे रहा है बैंक को, तो ये आपको देगा पैसा, ठीक है। 5 लाख रुपए तक का तो इंश्योर्ड है। लेकिन भाई NBFCs कवर्ड नहीं होते हैं, बैंक्स कवर्ड होते हैं, जनरली शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और अदर बैंक्स कवर्ड होते हैं इसमें, बट NBFC कवर्ड नहीं होती है, ठीक है, NBFC कवर्ड नहीं होती है इस प्रोसेस के अंदर। मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू बताया है इसका, एग्जैक्ट नहीं बताया है, थोड़ा बैंक रन भी बताने लग गया था, ठीक है। बैंक रन और बैंक्रप्सी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बैंक रेगुलेटर यहाँ पे कौन है? बैंक का रेगुलेटर यहाँ पे RBI है, ठीक है। किसका? बैंकों का। NBFC का रेगुलेटर कौन है? तो देखिए NBFC का रेगुलेटर RBI तो है ही, प्लस एंड कौन है? सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स भी है। जैसे कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, रेगुलेटर्स में पढ़ेंगे ये सब हम लोग, तो सेबी रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस सेक्टर है, तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक अलग बॉडी है, IRDAI करके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ऐसे करके IRDAI, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अभी ये हो गया क्या, RBI का हो गया, RBI प्लस सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स बोलते हैं इनको, क्या वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टर्मिनोलॉजी पे, स्टेटमेंट में आ सकता है एग्जाम में, सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस हो गए। मेन डिफरेंस तो एक आपको बहुत स्टार्किंग जो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ये है कि ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं, केवल FD लेते हैं, टाइम डिपॉजिट लेते हैं, इसलिए चेक में नहीं दे सकते हैं क्योंकि डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा टाइम दिया हमने, ये समझना जरूर था कि NBFCs होते क्या हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ NBFCs? देखिए बहुत तरह के NBFCs, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, ठीक है, NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में जो केवल ध्यान देंगे वैसे, फिर माइक्रो फाइनेंस पे केवल ध्यान देंगे, छोटे मोटे फाइनेंसेस लाइक आपको कोई 50,000 का कर्ज देने के लिए कोई कंपनी, बजाज फाइनेंस टाइप की कोई कंपनी आ जाएगी। NBFC अकाउंट एग्रीगेटर्स, वैसे NBFC जो कि अकाउंट को एग्रीगेट करते हैं, आपके डिफरेंट अकाउंट को एग्रीगेट करके डेटा देते हैं, ठीक है। NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है। NBFC पीयर टू पीयर लेंडिंग, एक कॉन्सेप्ट है पीयर टू पीयर लेंडिंग। देखिए पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है ना कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं आपको, एक कोई प्लेटफॉर्म ले लो, कॉमन प्लेटफॉर्म, जैसे कि उबर क्या करती है, उबर और ओला और स्विगी, ये सारी कंपनीज क्या करती हैं,
ये सारी कंपनीज खुद से खाना नहीं बना रही हैं या खुद से सर्विस, खुद से कार नहीं चला रही हैं, इनके ड्राइवर्स कार नहीं चला रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है बस, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर या सर्विस बायर, ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, है ना? ऐसा ही होता है ना? इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ये दोनों मिल पाते हैं और ट्रांजैक्शन ट्रेड हो पाता है, ठीक है? तो इट्स अ मार्केट, इट्स अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक। पीयर टू पीयर लेंडिंग में भी वैसा ही होता है, ठीक। पी टू पी, पीयर टू पीयर, मतलब जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, कोई ए, वो लोन देना चाहता है किसी को और बी लोन लेना चाहता है, ठीक है। तो ये जो पीयर टू पीयर लेंडिंग एनबीएफसी जो होती हैं, वो क्या करेंगी, अपना एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म बनाएंगी और इस पे ना ऐसे बहुत सारे होंगे, ए होगा, सी होगा, मान लीजिए डी होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं लोन देने वाले, और यहाँ पे मान लीजिए लेने के लिए जेड आ गया, बी आ गया, पी आ गया, ऐसे लोग आ गए लेने के लिए। तो ना कौन किसको देगा, ये लोग आपस में यही बात कर लेंगे वेबसाइट पे, ठीक। बस रिकॉर्ड के लिए है, प्लेटफॉर्म एक जगह है जहाँ पे मिलवा रहे हैं दोनों को लोन लेने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। और सब कुछ रिकॉर्ड में रहेगा। अब ये लोग दोनों ए और बी एग्री किए हैं भाई, ए दे रहा है पैसा, बी को चाहिए, बी ले रहा है पैसा, ठीक है। अब बी कब लौटाएगा, कितना इंटरेस्ट पे ए देगा, इन दोनों को आपस में बात करना है, इसका कोई रोल नहीं है। इसका बस इतना रोल है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे मिल लेंगे लोग दोनों, ठीक है। बट ये इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, उसके नॉर्म्स वगैरह बताएगी कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है आपको, क्या नहीं, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और क्या क्या, जैसे आप मान लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस टाइप का चीज देगा बना के फॉर्मल वे में, ठीक है। तो ये रेगुलेशंस के अंडर कवर होता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो हाउसिंग के लिए फाइनेंस करती हैं, ठीक है। तो ये जो सातों है 1 2 3 4 5 6 7, ये रेगुलेटेड बाय आरबीआई होती हैं, ये सारी एनबीएफसी, बट ये दोनों नहीं होती। इंश्योरेंस कंपनीज एडाई के अंदर होगा, बताया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये सब जो होता है उससे भी बता दिया मैंने आपको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स, these are sector specific regulators, these NBFCs are regulated by RBI। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट करता है और किसको नहीं करता। देखिए फैक्चुअल टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी है, अगर अच्छे से कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में। दैट्स माय इनिशियल प्रॉमिस जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा इस टॉपिक पे ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, और आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ेंगे तो सब टफ लगेगा, खासकर इस टॉपिक में फैक्चुअल है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। तो एनबीएफसी इस तरह से हमारा कवर हुआ। और इसमें एक चीज और है, एनबीएफसी में क्या होता है, रेगुलेशन जो होता है इनका, जिनको रेगुलेट कर रही है कौन, आरबीआई, 7 लोगों को। तो इसमें क्या होता है ना, इनका स्केल बेस्ड रेगुलेशन होता है। जैसे आपने सुना होगा पहले कुछ एनबीएफसी फेल हुई है, जैसे ILNFS करके एक कंपनी थी एनबीएफसी जो कि फेल हुई थी, और जिसका बहुत विशियस सर्कुलर इफेक्ट पड़ा था एनबीएफसी पे। और एनबीएफसी उस समय बहुत मतलब विश्वसनीयता खो रही थी, ट्रस्ट बहुत दिन खत्म हो रहा था एनबीएफसी का। तो आरबीआई ने बहुत सारे रेगुलेशंस लाए उसके लिए, और स्केल बेस्ड रेगुलेशन लाया। क्या है स्केल बेस्ड रेगुलेशन में? 4 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर होता है बेस लेयर। बेस लेयर में क्या है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, बताया था ना, एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है सॉरी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है। तो ये जो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है ना, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, वो आता है आपका बेस लेयर में, ठीक है। जिनका एसेट क्या हो, जिनका एसेट 10,000 करोड़ से कम हो, 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपीज से कम हो जिनका एसेट्स, जिनके पास एसेट्स 10,000 करोड़ रुपए से कम हो, वैसे एनबीएफसी बेस लेयर रेगुलेशन में कवर होते हैं, ठीक है। और कौन से, P2P वाले कवर होते हैं, जो भी बताया मैंने आपको, पीयर टू पीयर लेंडिंग वाले, और अकाउंट एग्रीगेटर्स। ये मैंने मिनिमम लेवल ऑफ रेगुलेशन होता है आरबीआई का। मिडिल लेयर है, इसमें थोड़ा ज्यादा रेगुलेशन होगा, ज्यादा रेगुलेट करेगी इसको आरबीआई। कौन से होते हैं मिडिल लेयर वाले? सारे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आते हैं मिडिल लेयर पे, ठीक है। अभी के लिए मानो सारे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आते हैं मिडिल लेयर पे। वैसे एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, जो कि डिपॉजिट नहीं लेते हैं और उनका एसेट 10,000 करोड़ से, अब ये मत सोचना कि डिपॉजिट नहीं ले रहा तो 10,000 करोड़ रुपए कहां से आएगा, भाई अपना हो सकता है उनका, ठीक है, इनिशियल इक्विटी कैपिटल हो सकता है उनका, ठीक है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का जिनके पास एसेट है वो मिडिल लेयर में आ गए, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। और एक होते हैं एनबीएफसी आईडीएफ, ये भी आते हैं इसमें। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस
कंपनीज भी आती हैं इसमें, ये मिडिल लेयर में ये सारे आते हैं, ठीक है। चलो अब देखो अपर लेयर में, इसके बाद मिडिल लेयर के बाद होता है अपर लेयर। अपर लेयर में टॉप 10, अब देखो इसमें क्या है, टॉप 10 एनबीएफसीज बेस्ड ऑन एसेट साइज। एसेट जैसे बता रहे थे ना 10,000 करोड़, तो मान लो एसेट वैसे जितने एनबीएफसीज है, जितने सारे एनबीएफसीज हैं इंडिया में, उसमें से जो टॉप 10 आ रहे हैं एसेट के हिसाब से, किसी का 4 लाख करोड़ रुपए का होगा, किसी का 5 लाख करोड़ रुपए, किसी का 10 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ऐसे टॉप एसेट साइज वाले टॉप 10 वाले आते हैं अपर लेयर में। और अदर, और ऐसे एनबीएफसीज भी हो सकते हैं जो कि अलग से आरबीआई आइडेंटिफाई करके रखी है, जो आरबीआई की नजर में भाई अच्छा, मिडिल वाले से भी खींच सकती है कि भाई ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको ना ज्यादा रेगुलेशन में डालो, तो उसको अपर लेयर रेगुलेशन में लेती है। और बड़े वालों को क्यों ले रही है, टॉप 10 वालों को अच्छा परफॉर्म कर रही है इसीलिए नहीं, क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा है, उनका रिस्क इतना ज्यादा है ना, मतलब इतने बड़े हैं ये एनबीएफसी, 5 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ रुपया, इतने बड़े बड़े टर्म्स में डील कर रहे हैं कि अगर ये फेल हुई ना, दे आर टू बिग टू फेल। अगर ये एनबीएफसी फेल हुई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आईआरएनएफएस का, बहुत खराब रहा था इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो टू बिग टू फेल, दीज कंपनीज आर, दीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर टू बिग टू फेल। अगर ये फेल कर गई तो इकोनॉमी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आरबीआई ढीले में नहीं छोड़ती है, रिस्क नहीं लेती है, और इनको अलग से रेगुलेट करती है, टॉप 10 एनबीएफसीज को एसेट साइज के हिसाब से, ठीक है। और अदर जो उनके नजर में हो कि भाई ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, उनको भी दे देंगी। और देखो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे ऊपर जो टॉप लेयर है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस होते हैं, ठीक। अब देखो इट शुड रिमेन आइडियली एम्प्टी, टॉप प्लेयर बोलती है आरबीआई कि एम्प्टी रहना चाहिए, इसमें किसी को नहीं रखना है, बट फिर भी बोलते हैं ना, जन्म के बिगड़ी अब का सुधरी। तो भाई वैसे एनबीएफसी जो कि मान ही नहीं रहे हैं, रेगुलेशंस को फ्लाउट कर रहे हैं, और बहुत हाई रिस्क, अदर रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि यार ऑयल से जुड़ा हो कोई, मतलब ऑयल से जुड़ा तो एनबीएफसी क्या ही होगा, बट मान लो उनका फंडिंग जो होगा किसी स्पेसिफिक सेक्टर से होगा, लाइक मान लो ऑयल कंपनी से उनका हेवी फंडिंग हो रहा है, ठीक है, उनसे बोरो कर रहे हैं वो, और ऑयल क्राइसिस आ जाता है अचानक से, तो वो बहुत हाई रिस्क फेस करेंगे ना, तो वैसे में उनको टॉप प्लेयर में ले सकते हैं। या फिर मान लो वैसे एनबीएफसी जो कि फ्लाउट कर रहा है नॉर्म्स को और वेरी हाई रिस्क पे है वो, तो टॉप प्लेयर जनरली खाली रहना चाहिए, बट आरबीआई हाईएस्ट रिस्क फेसिंग एनबीएफसी को लेंगे इसमें। अब ये देख लेना, इसमें हाईएस्ट है, इसमें टॉप 10 है, अदर एज डिटरमाइंड बाय आरबीआई, और इसमें 10,000 करोड़ से ऊपर वाले नॉन डिपॉजिट टेकिंग, और अदर सबसे ज्यादा इसी में मिडिल लेयर में है, और बेस लेयर में तो बस 3 है, 10,000 से कम वाले, 10,000 करोड़ से कम वाले, एनबीएफसी पीयर टू पीयर, और एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स। फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रॉब्लम है एनबीएफसी के पास ना, एनबीएफसी के साथ एक बहुत बड़ा इशू है, वो क्या है, रोल ओवर रिस्क बहुत ज्यादा है, और रीफाइनेंस, दोनों रीफाइनेंस और रोल ओवर रिस्क का बहुत ज्यादा इशू है। कैसे, रोल ओवर रिस्क क्या होता है, रोल ओवर नाम से क्या लगता है, रोल ओवर रिस्क, देखो एक कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट ना एग्जाम में आ सकता है, वन लाइनर टर्मिनोलॉजी में आ सकता है। क्या है रोल ओवर रिस्क, रोल ओवर रिस्क वो है, जैसे रोल ओवर क्या है पहले ये समझ लो। रोल ओवर ये है कि जैसे आपने एक फ्रॉड सुना होगा कि एक क्रेडिट कार्ड बनवाओ आप किसी कंपनी का, ठीक है, मान लो कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, ठीक। अब एसबीआई का क्रेडिट कार्ड पे आपने शॉपिंग कर ली, 45 डेज के बाद भरना है आपको, ठीक है। अभी आपने ये भी सुना होगा कि क्रेडिट जो होता है, क्रेडिट कार्ड पे जो खर्च किया हुआ पेमेंट, मतलब जो पेमेंट आपको करना होता है, जो ड्यू होता है, उसको आप दूसरे क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपने मान लो उसको आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफर कर लिया, ठीक है, फिर आपको 45 डेज का टाइम मिल गया, फिर आपने उसको आईसीआईसीआई से उठा के ट्रांसफर कर दिया एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे। तो ऐसे करते करते तो आप ऐसा सिस्टम बना सकते हो ना कि आप कभी पूरा ही नहीं करो, पेमेंट करो ही नहीं कभी, और दूसरे दूसरे क्रेडिट कार्ड पे पास करते रहो, ठीक है। तो ऐसे ही होता है लोन के केस में। एक कंपनी ने मान लो किसी एक बैंक से लोन लिया, एसबीआई से लोन लिया, मान लो किसी ने, अंबानी ने एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, जीरो जीरो भाई अंबानी तो नहीं है, सॉरी, रिलायंस ने मान लो, सॉरी रिलायंस ने मान लो लोन लिया एसबीआई से, ठीक। अब रिलायंस ने एसबीआई से लोन लिया, और जब उसको देना है इंटरेस्ट या लौटाना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो नहीं लौटा पा रही है, डिफॉल्ट कर रही है। तो रिलायंस ऐसा कर सकती है कि पीएनबी से लोन लेकर के एसबीआई को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दे, तो इसी को बोलते हैं रोल ओवर, रिस्क को ना रोल ओवर कर देना, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी एक्चुअली, ठीक है। तो ये रोल ओवर रिस्क बहुत होता है एनबीएफसी में, रीफाइनेंस का भी इशू है वहां पे, ठीक है, टेकिंग अनदर लोन टू पे अ लोन, ठीक।
चलो ये हो गया एनबीएफसी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मेन चीज देखो, पढ़ने में मजा आएगा, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, बट मेन फोकस हमारा होना चाहिए क्वेश्चंस पे, एग्जाम क्रैक करना है हमें, ठीक है। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे सीडीएस का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, क्योंकि सीडीएस का क्वेश्चन यूपीएससी में भी आता है और यूपीएससी का क्वेश्चन बीपीएससी में भी आता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नॉन बैंकिंग, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज नॉट करेक्ट। क्या करेक्ट नहीं है एनबीएफसी के बारे में? एनबीएफसी, पॉज करना वीडियो को अभी, क्वेश्चन पहले अपना अटेम्प्ट देखो, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, बता दे रहा हूँ मैं। अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप लोग कभी नहीं सीख पाएंगे। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करो, और सही के चक्कर में मत रहो यार, गलत करोगे तब याद रहेगा, माइंड पे प्रेशर बनता है कि हमने गलती की है। तुमको कोई नहीं पहचानता है, हम लोगों को, आप लोगों को कोई नहीं पहचानता है अभी ऑनलाइन, ठीक है। तो इसमें तो रहो ही नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस में रहो ही नहीं कि मेरा गलत हो जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे। अरे भाई याद हो जाएगा तुमको कि मैंने वहां गलत टाइप किया था आंसर, वो आपकी ना मेमोरी में रह जाएगा हमेशा के लिए। तो ना आप पॉज करो वीडियो और खुद से सॉल्व करो, और फिर चेक करना आंसर सही था कि नहीं आपका, वीडियो को वापस प्ले करके। एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा है? बताओ अभी क्या पढ़ाया मैंने? एनबीएफसीज क्या पढ़ाया यहाँ पे? नो डिमांड डिपॉजिट बाय एनबीएफसीज, ओनली टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? देखो कंफ्यूज मत होना, आराम से सोचना जब क्वेश्चन है तो। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट मतलब टाइम पे आपने पैसा मांग दिया और बैंक आपको लौटा दे पैसा। तो एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, सही है ना। केवल एफडी कर सकते हो ना एनबीएफसी में, क्या कर सकते हो? केवल एफडी कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट केवल किसमें कर सकते हो? पेमेंट्स बैंक, ठीक है। एनबीएफसी कैन नॉट गिव लोन्स, एनबीएफसी कैन नॉट गिव लोन्स, बताओ। एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, चेक इशू कर सकते हैं भाई, जब डिमांड डिपॉजिट है ही नहीं तो चेक कहां से इशू करेंगे? तो ये भी सही है। एनबीएफसी कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट, अभी बताया है कि कवर नहीं होता है इंश्योरेंस में, ये DICGC वाले में कवर नहीं होता है, तो ये भी सही है। अब देखो एलिमिनेशन से तो आ जाएंगे यहाँ पे, बट लॉजिकली सोचो यार, एनबीएफसी कैन नॉट गिव लोन्स, यार तो है किस लिए एनबीएफसी? एनबीएफसी करती क्या? एनबीएफसी का फंडा ही यही है, बेसिक फंडा ही यही है एनबीएफसी का। ये कंपनीज कहीं से पैसा लेती हैं, जैसे कि बैंक करती है, ठीक, लेकिन ये टाइम डिपॉजिट लेती हैं केवल, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट लेती हैं कहीं से और दूसरी जगह लोन करती है, लोन देती हैं दूसरी जगह। तो लोन देना तो मेन फंक्शन है एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का। तो ये तो गलत हो गया ना, और यही पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ये हो गया आंसर बी। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, सीडीएस एग्जाम हो या एनडीए हो या यूपीएससी हो, यूपीएससी इज यूपीएससी ऑलवेज, क्वेश्चन का एक लेवल होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो निगेटिव में ले जाते हैं और उसके बाद कंफ्यूज करते हैं आपको। आंसर इज बी, ठीक है, आगे बढ़ो। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड। कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन इंडिया में क्या इंक्लूड करता है बताओ? कमर्शियल बैंक परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। देखो मैंने आप लोगों को भी शेयर मार्केट नहीं पढ़ाया है, बट हाँ ये होता है, करते हैं ये, आप लोगों ने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा पहले तो, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। शेयर्स और सिक्योरिटीज कस्टमर्स के बिहाफ पे, जैसे आप भी करते हो तो कैसे करते हो? डीमैट अकाउंट खोलते हो ना, ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, और वो अकाउंट बैंक के साथ ही होता है, तो ऑफ कोर्स बैंक ही करती है कस्टमर के बिहाफ पे परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, तो ये तो सही है। एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टीज ऑफ विल्स। देखो अब ये स्टेटमेंट ऐसा है जो हो सकता है किसी किताब में नहीं पढ़ा हो, किसी कोर्स में नहीं पढ़ा हो आपने, बट थोड़ा सा सोच के देखो क्या चीज है ये। यूपीएससी 2010 में पूछा गया है, पूछ क्या रहे हैं, एग्जीक्यूट करना और ट्रस्टी होना विल्स का। विल्स क्या होता है? वसीहतनामा, सुना होगा ना वसीहतनामा। विल मरते समय लोग पहले से लिख के रखते हैं या मरते समय बनवाते हैं विल। तो विल को कौन करेगा एग्जीक्यूट? लॉजिकली सोचो, बैंक्स तो करेंगी ना, मतलब ऐसे ऐसे काम करती है बैंक्स। तो आपको डाउट भी हो ना तो ऐसे स्टेटमेंट के साथ जाना चाहिए।
तो बोथ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बोथ 1 and 2। हमेशा आपको 100% नहीं पता रहेगा एग्जाम में, ठीक है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा और कॉमन सेंस के बेसिस पे रिस्क लो, ठीक है। आगे बढ़ो। With reference to the non-banking financial companies, NBFCs, consider the following statement. क्या है स्टेटमेंट? They cannot engage in the acquisition of securities issued by the government. अच्छा, they cannot accept demand deposit like savings account. अब बताओ, ये बोल रहे हैं कि they cannot accept demand deposits like saving account. Demand deposit क्या होता है? देखो कंफ्यूज मत होना, बार बार मैं फिर से बता रहा हूँ। टाइम डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट। तो यही वाला तो लेते हैं ना ये लोग, ये वाला तो नहीं लेते हैं ना। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऑन डिमांड, आप डिमांड करो और पैसा दे दे बैंक। ये वाला डिपॉजिट लाइक सेविंग्स अकाउंट्स ये नहीं लेते हैं। तो सेकंड तो गलत ही हो गया, सॉरी, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट बोल रहा है ना, कैन नॉट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कैन नॉट एक्सेप्ट। तो हाँ सही बोल रहा है ना, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दे कैन एक्सेप्ट ओनली टाइम डिपॉजिट। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और ये कितना फनी स्टेटमेंट है, अगर आपने बेसिक पढ़ा है सिक्योरिटीज का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बेसिक फंक्शनिंग जानते हो। दे कैन नॉट इंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। अरे भाई क्यों नहीं, गवर्नमेंट तो चाहती है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहेगी? गवर्नमेंट तो चाहती है कि उनका सिक्योरिटी खरीदे कोई। अभी हमने देखा था रीजनल रूरल बैंक में, क्या देखा था रीजनल रूरल बैंक में, और किस में देखा था? पेमेंट बैंक में देखा था, सॉरी, रीजनल रूरल बैंक में 75% PSL नॉर्म्स था, राइट। पेमेंट्स बैंक के केस में देखा था ना, 75% बोलते हैं कि जितना डिपॉजिट है, क्रेडिट डिपॉजिट है, उसका 75% कहाँ जाना चाहिए? जी सेक में जाना चाहिए भाई। 75% सोचो, तो जी सेक में तो गवर्नमेंट चाहेगी, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, तो हो ही नहीं सकता यार। 2 ओनली, ठीक है, गॉट इट। ऐसे करना है सॉल्व। अब देखो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ज्यादा फैक्चुअल है, अब इसको जल्दी से हम लोग कवर करते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि क्या करते हैं? फाइनेंस और टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्या करते हैं ये? फाइनेंस देंगे और टेक्निकल असिस्टेंस देंगे अलग अलग सेक्टर्स को, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को। एग्जांपल सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है, ठीक है। नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चरल, ठीक है। क्या है नाबार्ड का फुल फॉर्म? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल, एन से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये देखो मैंने भी रटा नहीं है, याद नहीं किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना आपका तो आप पहुंच जाओगे सही जगह, नहीं याद होगा फिर भी पहुंच जाओगे। इट्स नॉट, फेक करने में ना कोई फायदा नहीं है, मैं कहीं से देख के बता सकता था, बट थोड़ा सा गेस करो ना क्या हो सकता है ये। नेशनल, एन नेशनल है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यह है नाबार्ड। फिर है एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फिर है आपका नाफेड करके आता है, गलत लिख दिया है, नाफेड है यहाँ पे, ठीक है। ये नया बना था, बाद में बना था, काफी लेटर बना है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर, ये नाफेड भी नहीं है एक्चुअली, नाफेड है एक्चुअली, ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, नाफेड बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक है नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB। ये सब क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और भी हैं, ये एग्जांपल्स हैं इनके। DFIs डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। DFI क्या करती है? पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती है, नहीं लेती है भाई, नहीं लेती है। DFIs पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती है, बाकी सारे लेते हैं, NBFCs लेते हैं ना, NBFC डिपॉजिट लेते हैं ना, इवन पेमेंट बैंक भी लेता है 2 लाख रुपए तक, बताया था ना अभी। स्मॉल फाइनेंस बैंक तो लेगा ही लेगा भाई, स्टूडेंट कॉमर्शियल बैंक की तरह काम करता है, ठीक है। DFIs पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते हैं, ठीक। देयर इज फंड्स वाया बॉन्ड्स और गवर्नमेंट। कहां से पैसा आता है इनको? DFIs को सरकार देती है भाई, सरकार ही तो बनाई है। दे आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना, डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया है इनको, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। तो सरकार पैसा देगी इनको, या तो ये अपना बॉन्ड इशू करेंगे, वहां से पैसे लेंगे, डिपॉजिट नहीं लेंगे, नहीं लेंगे भाई, क्राउडिंग आउट हो जाएगा ना, डिपॉजिट छोड़ेंगे उन बैंक्स के लिए, ठीक। या तो गवर्नमेंट पैसा देगी, या तो अपने बॉन्ड से रेज करेंगे, बॉन्ड इशू करके पैसा लेंगे,
मार्केट्स है, ठीक। दे प्रोवाइड फाइनेंस इन फॉलोइंग वेज, कैसे कैसे फाइनेंस देते हैं वो लोग, किन किन तरीकों से? डायरेक्ट फाइनेंस देते हैं, लाइक मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स। देखो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है, एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, शॉर्ट टर्म लोन जो होता है जनरली वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? भाई किसान है, उसको खेती करना है, तो वर्किंग कैपिटल उसका बीज है, खाद है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है। लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं जनरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस मतलब आपका कैपिटल एसेट्स बढ़ता है, जैसे आप नई मशीनरीज परचेज कर रहे हो, लाइक आप ट्रैक्टर खरीद रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, ठीक है, कोई किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है तो डायरेक्ट फाइनेंस हर तरह करते हैं, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। डायरेक्ट फाइनेंस वो सीधा कर्ज दे सकते हैं, सारे नहीं देते हैं, सेट भी देती है, नाबार्ड नहीं देती है। रीफाइनेंस, ठीक है, रीफाइनेंस बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, 2-3 बार, कि ये गारंटी देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि आप पैसा अगर रिकवर नहीं कर पाओ तो मैं दूंगा पैसा, तो रीफाइनेंशियल सर्विसेज देती है ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। provides finance to financial institutions which further lends to end customers। क्रेडिट इनहांसमेंट क्या होता है? थर्ड पार्टी गारंटी, थर्ड पार्टी गारंटी वाला काम भी करती है ये, ठीक है। अंडर राइटिंग मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, याद है? कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फिर से बताने में, ठीक है। अंडर राइटिंग, आगे बढ़ते हैं, चलो। इंपॉर्टेंट डीएफआईज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डीएफआईज है? लेक्चर खत्म होने जा रहा है, थोड़ा सा बच गया है, बस 5 मिनट का सब्र रखें और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देखो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में पहला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पहला जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना है इंडिया का, वो बना है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1948 में। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, विच वॉज द फर्स्ट डीएफआई ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट वाज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकंड बना है, हाँ सही समझा आपने, आईसीआईसीआई, इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट, नाम सुन के लगता है आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक है भाई, आईसीआईसीआई ये प्राइवेट बैंक, यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्रेडिट में क्या कर रहा है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट वाज इनिशियली अ डीएफआई, however that was not a government company but that was a DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, इंडस्ट्री को क्रेडिट देने के लिए बना था, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। आईसीआईसीआई 1955 में बना है, ठीक है। 1994 में क्या होता है कि ये एस्टेब्लिश्ड आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और इसका सब्सिडियरी बनाता है, ठीक। और 2002 में ये डीएफआई मर्ज हो जाता है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में। इसलिए हम लोग कभी सोचे नहीं कि ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता था पहले, बट इनिशियली इट वाज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाउ इट्स अ व्हाट? प्राइवेट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट है आईडीबीआई। देखो क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, पहले बना 1948 में, कौन सा? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1955 में कौन सा बना है? आईसीआईसीआई लिमिटेड। 1964 में बना है आईडीबीआई, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बना है। इन 2003 इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ कॉमर्शियल बैंक, 2003 में कॉमर्शियल बैंक बन गया, तो ये भी गया, आईसीआईसीआई बन ही गया कॉमर्शियल बैंक। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं बाद में बता दूंगा आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो। अभी के लिए इतना याद रखो, इट वाज द फर्स्ट डीएफआई ऑफ इंडिया, ठीक है। सिडबी, सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कब बना है? 1990 में बना है सिडबी, एज अ सब्सिडियरी ऑफ आईडीबीआई। आईडीबीआई बताया ना अभी, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्रियल, देखो ना आईडीबीआई में बस एस लगा दो, आगे एस जोड़ दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? सिडबी। यह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसी में एस जोड़ दिया आगे तो बन गया स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो लार्ज इंडस्ट्रीज को कैटर करने के लिए तो एक बैंक था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हॉवेवर 2003 में कन्वर्ट हुआ है ना, बट हम 1990s की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैटर करने के लिए एक और डेवलपमेंट बैंक बनाया जाता है एज अ सब्सिडियरी ऑफ आईडीबीआई, दैट वाज सिडबी। लेटर इट्स शेयर्स वर ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाद में इसका शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है शेयर, ठीक है। इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मतलब प्राइम, सबसे बड़ा, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एमएसएमई फाइनेंस, मीडियम स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फंड करने वाला। एमएसएमईज आर सेड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो उसको फंड करने वाला एपेक्स इंस्टीट्यूशन सिडबी, इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर इंडियन इकोनॉमी। इट डज नॉट यूजुअली प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंस, जनरली डायरेक्ट फाइनेंस नहीं देगा, दे सकता है, बट इट प्रोवाइड्स जनरली व्हाट? रीफाइनेंसिंग सर्विसेज देता है, ठीक है। बताने की जरूरत है, रीफाइनेंस बता चुका हूं।
सिडबी रीफाइनेंसिंग सर्विसेज देता है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब है मुद्रा बैंक। अब अभी तक सिडबी जो है ना, सिडबी AIFI है, बाद में बता दूंगा क्या होता है AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बता दूंगा। मुद्रा बैंक DFI तो है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट AIFI नहीं है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है मुद्रा बैंक। याद रखना बात, बस फैक्चुअली याद कर लो। अभी DFI तो है बट AIFI नहीं है। मुद्रा बैंक क्या है? मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म पहले तो याद कर लो, माइक्रो यूनिट्स रीफाइनेंस। देखो नाम से ही क्लियर है कौन सा सर्विस देगा ये, रीफाइनेंशियल सर्विसेज देगा। माइक्रो यूनिट्स को रीफाइनेंस करने के लिए, माइक्रो यूनिट्स को जो लोन मिलेगा उनको रीफाइनेंस करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है MURDA, मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट एजेंसी। कब बना है? मोदी सरकार 2014 में जब मोदी सरकार आई तब मुद्रा बैंक बना। एंड इट इज अ good achievement of this government that they have been able to provide financial services to micro units। अभी आपको समझ में आएगा क्या है ये। एज सब्सिडियरी ऑफ सिडबी। अब देखो इसको, सिडबी खुद सब्सिडियरी बनी IDBI की, अब सिडबी का सब्सिडियरी बना कौन सा? मुद्रा। क्योंकि ये किसको कर रहा था? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को तो कर रहा था, बट उससे भी छोटी यूनिट्स हो सकती है, माइक्रो यूनिट्स, उनको करता है मुद्रा बैंक। देखो इट रेगुलेट्स एंड रीफाइनेंसेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट भी करेगा और रीफाइनेंस भी करेगा, विच लेंड टू माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल छोटे स्तर पे जो लेंडिंग होगी उसको, 10,000 रुपए का लोन, 20,000 रुपए का लोन, 50,000 रुपए का लोन। ठीक है, पकौड़े तलने वाला, ठेले चलाने वाला, ये लोग को रिक्शे चलाने वाले जो लोग होते हैं, इनको जो लोन चाहिए होता है उस तरह के लोन। इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस अंडर PM मुद्रा योजना। PM मुद्रा योजना जो है ना, उसके अंडर ये रीफाइनेंसिंग सर्विसेज देती है। द लोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन से होते हैं? शिशु, किशोर, तरुण। ये सुना होगा आपने। शिशु क्या होता है? बच्चा होता है। 50,000 तक का लोन जिनको चाहिए उनको शिशु के अंडर मिलता है। ठीक। किशोर के अंडर, किशोर में कौन आते हैं? 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के जो लोन मिलते हैं, और 5 लाख से 10 लाख तक का जो लोन मिलता है वो आता है किसमें? तरुण में आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मुद्रा बैंक जो रीफाइनेंस सर्विसेज देती है वो क्या 10 लाख से ज्यादा 12 लाख के लोन के लिए देगी? नहीं देगी। मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख रुपीज। ठीक है, और अप टू 50,000, मतलब मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है। 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसकी खास बात यह है कि कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। मुद्रा योजना के अंडर, PM मुद्रा योजना के अंडर जो लोन मिलते हैं, जिनको मुद्रा बैंक रीफाइनेंस सर्विसेज देता है, जैसे लोन आपको SBI देगा, ठीक है, लोन आपको PNB देगा, कोई भी बैंक दे सकती है, अदर एजेंसीज भी दे सकती है, बट उसको रीफाइनेंशियल सर्विसेज कौन देगा? मुद्रा बैंक देगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, रीफाइनेंस्ड बाय मुद्रा बैंक। कोई कोलेटरल नहीं चाहिए होता है आपको। सोचो बिना कोलेटरल के गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी कर रखी है कि 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। तो अगर आप छोटे मोटे बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास अच्छा सा प्लान है, स्टार्टअप प्लान है, यू कैन अप्रोच सम बैंक विद योर प्लान एंड इफ दे अप्रूव यू विल गेट लोन अंडर PM मुद्रा योजना, 10 लाख रुपीज तक का। फाइन, दिस इज अ बिग स्टेप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। मुद्रा बैंक इज केटरिंग टू माइक्रो यूनिट्स। मुद्रा बैंक किसको केटर कर रही है? माइक्रो यूनिट्स को केटर कर रही है, केवल माइक्रो। सिडबी में इसमें क्या था? MSME था, स्मॉल मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो इनका इंफेसिस माइक्रो पे कम था, माइक्रो के लिए अलग से बनाया गया। माइक्रो गवर्नमेंट बूस्ट करना चाहती है माइक्रो सेक्टर को। ठीक है, सिडबी का किस पे है? स्मॉल एंड मीडियम पे है मेनली। ठीक है, एट प्रेजेंट वी हैव नो DFI केटरिंग टू लार्ज इंडस्ट्रीज। अब बताओ लार्ज इंडस्ट्रीज को लोन्स की जरूरत है क्या? लार्ज इंडस्ट्रीज जो पहले ही से लार्ज है, रिलायंस जियो, रिलायंस जियो को ऑफ कोर्स लोन चाहिए, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट वो तो लोन किसी से भी ले सकती है ना। वो तो HDFC से लोन ले लेगी, SBI से लोन ले लेगी, उसको तो लोन दे ही देंगे ना। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, उसको लोन मिल ही जाएगा। तो लार्ज इंडस्ट्रीज को कैटर करने के लिए इंडिया में कोई DFI नहीं है अभी। मीडियम के लिए है, स्मॉल के लिए है और माइक्रो के लिए है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और हमारे पास है AIFI है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि DFI है। एक DFI भी है, बता दूंगा डिफरेंस। फॉरेन ट्रेड सेक्टर के लिए एक्सिम बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। कब बना है एक्सिम बैंक? 1 जनवरी 1982 को बना है। कब बना है?
1 जनवरी 1982 को बना है एक्सिम बैंक। एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन फील्ड ऑफ फॉरेन ट्रेड फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड फाइनेंस के फील्ड में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंस भी देता है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट फाइनेंस भी देता है एक्सिम बैंक टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, ऑल्सो रीफाइनेंशियल सर्विस, रीफाइनेंसिंग सर्विसेज भी देता है। तो एक्सिम बैंक क्या डायरेक्ट फाइनेंस देता है? यस देता है, ठीक है। कब बना है? 1982 में, याद रखना एक्सिम बैंक। AIFI है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा है? नाबार्ड है, बता दिया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब बना है? सेम ईयर 1982, ये 1 जनवरी को बना है, 1 जनवरी 1982 को, ये जुलाई 1982। किसके रिकमेंडेशन पे? शिव रमन कमेटी, याद रखना, शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना है नाबार्ड, ठीक है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में अगर कोई सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो वो है नाबार्ड। डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंस, देखो एक्सिम बैंक तो डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करता है, बट नाबार्ड डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करता है फार्मर्स। किसको करता है? रीफाइनेंस करता है एफआईज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे बैंक को कर देगा, एसबीआई को रीफाइनेंसिंग सर्विसेज दे देगा कि जाओ भाई एसबीआई किसानों को लोन दो, लॉस होगा तो हम देख लेंगे, हम तुमको कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ हाउसिंग सेक्टर पे। हाउसिंग सेक्टर में है AIFI है, ये भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेशनल हाउसिंग बैंक एस्टैब्लिश्ड 1988, 1988 में बना है, होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, आरबीआई पूरा इसको होली ओन करती है। एज अ इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी, जब एस्टैब्लिश हुआ तो आरबीआई पूरा ऑन करती थी, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक। इन 2019 व्हाट हैपेंड? ऑल शेयर्स ऑफ NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक वाज, ये न्यूज में भी था उस समय, ऑल शेयर्स वर ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों हुआ था? क्योंकि लॉट ऑफ हाउसिंग लोन डिफॉल्ट्स, बहुत सारा हाउसिंग लोन डिफॉल्ट हो रहा था, तो इनसे नहीं हो पा रहा था, इनसे संभाल नहीं पा रहा था, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, गवर्नमेंट ने शेयर ले लिया सर। एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, लॉस में जा रहे थे ये, ठीक है, रीफाइनेंस कुछ ज्यादा ही कर दिया था भाई साहब ने, ठीक है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, सच अर्लियर क्या होता था? अर्लियर जैसे और भी कंपनीज थी लाइक दीवान फाइनेंस कंपनी और इस तरह की कंपनीज, बट अभी एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है हाउसिंग फाइनेंस में? हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम NHB टू RBI। पहले NHB क्या करता था? हाउसिंग, देखो ये केवल रीफाइनेंसिंग सर्विसेज नहीं देता था, ये रेगुलेट भी करता था। किसको? हाउसिंग फाइनेंस अदर कंपनीज को रेगुलेट भी करता था, रीफाइनेंस भी करता था, जैसे नाबार्ड करता है, ठीक है। 2019 में क्या हुआ इनके फेलियर पे? ये वाला जो रोल है इनका, रेगुलेशन का रोल है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो रेगुलेट करने का रोल है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। जैसे कोई कंपनी, कोई मैं XYZ बैंक खोल के बैठ गया, मैंने बोला कि मैं केवल हाउस लोन दूंगा, हाउस लोन दूंगा, तो यस आई एम अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मैं हाउस के लिए फाइनेंस करता हूँ केवल। इनको कौन रेगुलेट करता था पहले? नेशनल हाउसिंग बैंक। बट 2019 में ये रेगुलेशन का सर्विस जो है ट्रांसफर कर दिया गया किसको? आरबीआई ने टेक ओवर कर लिया, और शेयर किसने ले लिया? गवर्नमेंट ने ले लिया, बेचारा NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। रेगुलेटिंग सर्विस आरबीआई ले लिया, शेयर गवर्नमेंट ले लिया। अब देखो क्या है, लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक फाइनेंसिंग बैंक बना है, एक बैंक बना है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये भी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विद इन दैट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विद इन दैट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नाबफेड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो बैंक बना है उसको बोलते हैं नाबफेड। क्या करता है ये? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। कब बना है? लेटेस्ट 2021 में बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेटेस्ट, अगर आप अभी करंट अफेयर्स में रिसेंट को आया हो तो मुझे नहीं पता, विद इन अ फ्यू मंथ्स, बट 2021 तक इट वाज द लेटेस्ट फाइनेंस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सबसे जल्दी बना हो नाबफेड। अब देखो AIFI में 5 ही बैंक आते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं इनको, ठीक है। इनमें 5 ही बैंक आते हैं, नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सिम बैंक और नाबफेड। दैट्स हाउ थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया आपका इस लेक्चर का। कुछ क्वेश्चंस और बचा है, इसको हम कवर कर लेते हैं, एंड thus we will be done with this topic. National Housing Bank was gear up. Pause your video, read the question and solve it. National Housing Bank was set up in India as a wholly owned. I want comments from you people. If you are liking the lecture, I want no other comments. अगर आपको करना हो तो आप करो. If you like to comment, if you like something more from me, आप कुछ पूछ सकते हो, PDF वगैरह कुछ आप बताओ, आपको जो चाहिए आप बताओ, ठीक है।
नेशनल हाउसिंग बैंक, अब इस वीडियो को पॉज करोगे और आंसर जरूर करोगे, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट दिस मच। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो आंसर जरूर करना वीडियो पॉज करके, नहीं तो यार फिर फायदा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर तो मत ही देखना मेरा लेक्चर, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मत करना भले ही कमेंट बॉक्स में भाई खुद कर लो, कॉपी पे कर लो, बट करो, इसका आंसर दो मुझे, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक वाज सेटअप इन इंडिया एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी पढ़ा है ना, अभी हमने पढ़ा है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक किसका होली ओन्ड सब्सिडियरी स्टैब्लिश हुआ था? आरबीआई। अभी देखा हमने, अभी देखा ना यहाँ पे, नेशनल हाउसिंग बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यूपीएससी पूछ चुकी है 2007 में, ठीक। अभी देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरेवाला कमिटीज रिकमेंडेशन लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हम कुछ नहीं कर सकते भाई, फैक्चुअल है। गोरेवाला कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, उसके बेसिस पे एसबीआई बना था। दैट हैपेंड इन 1952, ठीक है। 6 कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन अप्रैल 5, 1980। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी आपको। सेकेंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन जो हुआ था 1980 में, उसमें 6 कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज कर दिए गए थे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ 1 and 2। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा गया 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो वीडियो पॉज कर करके करना है, सारे आंसर देखते जाओ, कोई फायदा ही नहीं होगा पढ़ने का यार, रटना नहीं है। इकोनॉमी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो, एग्जाम में कर ले जाओगे, रट के जाओगे, नहीं होगा, नहीं होगा। 50% क्वेश्चन गलत करके आओगे। पॉज करो वीडियो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 का क्वेश्चन। हाँ भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। गेस करो, नहीं पता तो भी गेस करो। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई, नेशनलाइजेशन ऑफ एलआईसी, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स। देखो ये तो पता है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स कब हुआ था? 1969 में, ठीक है। फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलाइजेशन, करेक्ट। नेशनल, अब देखो ये तो पता है 1969, बाकी का क्या करें, बाकी का पढ़ना पड़ेगा। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, अब गेस करो तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब हुआ होगा? या तो आजादी के बाद हुआ होगा या तो पहले हुआ होगा, ठीक। बट हुआ तो तुरंत हुआ होगा ना, कि आरबीआई की जरूरत तो तुरंत पड़ी होगी ना गवर्नमेंट को। अगर आरबीआई प्राइवेट है पहले, तो उसकी जरूरत गवर्नमेंट को तुरंत पड़ी होगी ना। तो या तो आजादी मिलते मिलते हो गया होगा, ठीक है, लेटेस्ट आजादी मिलते मिलते हो गया होगा। तो ये हुआ था, फैक्चुअली ये हुआ था 1948 में, ठीक है, 1948 में हुआ था। फिर इसके बाद है आपका नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई और नेशनलाइजेशन ऑफ एलआईसी। तो पहले एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गोरेवाला कमेटी, और ये हुआ था 1955 में। और ये आपका नेशनलाइजेशन ऑफ एलआईसी हुआ था 1956 में। इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया गया था। बहुत सारे, जहां हम लोग देखते हैं ना, कहीं सुने हो कभी ये चीज, जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मूल चुकाने वाला। ये दिनकर की लाइन है रश्मि रथी से। नेशनलाइजेशन ऑफ एलआईसी में हंड्रेड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज को भाई साहब मर्ज कर दिया गया था एलआईसी में, और नेशनलाइज कर दिया गया था प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी। तो आपको क्या लगता है, प्राइवेट कंपनीज बहुत लोग नहीं चाहते होंगे करना, बट उनको कर्ज चुकाना पड़ा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। चलिए, ये क्रोनोलॉजी आपका बन गया। अब कर लें इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या होगा, थर्ड, इसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, 955 एसबीआई सेकंड। इसके बाद क्या हो जाएगा, एलआईसी। कर लोगे ना अब, 3, 2, 4 नेशनलाइजेशन ऑफ एलआईसी, एंड देन लास्ट में नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक्स 1969। 3, 2, 4, 1 इज द आंसर, राइट। देखो गलती कर दूंगा तो बोलोगे सर गलत करते हैं, इसलिए मैं वेरीफाई कर रहा हूँ उसको। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई पहले हुआ 1948 में, उसके बाद 55 में होता है एसबीआई सेकंड वाला, उसके बाद 4th नंबर वाला होता है नेशनलाइजेशन ऑफ एलआईसी, उसका 1 वाला। तो आंसर है ए, ठीक है। देख लेना, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। In the context of independent India's economy, which one of the following was earliest event to take place? सबसे पहले क्या हुआ है इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में? इंट्रोडक्शन ऑफ 5-year प्लान कब हुआ है जी? 1951। इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब हुआ है? ये तो पता होगा, बार बार पढ़ते हैं, 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी बता दिया,
1955 और नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज अभी बता दिया 1956। अब बता दो सबसे पहले कौन हुआ, आंसर पता है आपको? एनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। विच ऑफ द अबव कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेप्स टेकन, देखो ये तो स्टेटमेंट है, पहले क्वेश्चन पढ़ो कि पूछ क्या रहा है तब पढ़ो ये। विच ऑफ द, टाइम बचाओ, टाइम सेव करो। विच ऑफ द above can be considered as steps taken to achieve the financial inclusion। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है बताया मैंने, इतना बार यूज किया आइटम। फाइनेंशियली इंक्लूड कर लेना, एक्सक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड कर लेना और लोगों को जोड़ना। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन को? कमेंट बॉक्स में टाइप करना प्लीज आप। जहां तक मुझे लगता है इसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन, राइट? अगर मैं हिंदी से ट्रांसलेट करूं तो थोड़ी ठीक ठाक है, ज्यादा खराब नहीं है मेरी हिंदी, तो मुझे लगता है इसको वित्तीय समावेशन कहा जाएगा, कहा जाना चाहिए। अगर कोई और वर्ड हो गलत बता रहा हूं तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है? इंक्लूड करना फाइनेंस में और लोगों को, फाइनेंशियल सिस्टम में कंट्री के। आपको क्या लगता है इसमें से कौन से स्टेप्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हेल्पफुल रहे होंगे? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, ये तो पक्का होगा फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, क्योंकि ये गांव में कर्ज बांटते हैं, किसानों को कर्ज बांटते हैं। अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय, देखो ज्यादा ये हो गया ना, हौच पौच हो गया। अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, आपको पता है ये बैंक ब्रांचेस विलेज अडॉप्ट करते थे पहले, तो ये बताऊंगा मैं इसके बारे में कभी डिटेल में। जैसे एसबीआई हो गया तो एसबीआई ने एक गांव को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे होता था। पीएनबी ने अडॉप्ट कर लिया किसी गांव को, ऐसे। तो इससे होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, पक्का होगा, क्योंकि एक गांव को अडॉप्ट करेगा और सारे का अकाउंट खोल देगा, ठीक है? तो इससे सेकंड से होगा, थर्ड से होगा। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, बट सोचना कैसे है, थॉट प्रोसेस में बताता हूँ आपको। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, प्राइवेट बैंक्स को बना दिया जा रहा है पब्लिक बैंक्स, तो उससे होगा? सोचो थोड़ा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा इससे? देखो पर्पस ही तो यही था ना यार, बैंक्स के नेशनलाइजेशन का पर्पस क्या था? गरीबों को लोन नहीं मिल पा रहा था ना, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन नहीं मिल पा रहा था, रूरल इकोनॉमी को लोन नहीं मिल पा रहा था, स्मॉल बिजनेस को लोन नहीं मिल पा रहा था, तो उनको इंक्लूड करने के लिए सरकार ने ले लिया ना सब, सोशलाइजेशन, सोशलिज्म के नाम पे। तो ऑफ कोर्स इससे भी तो होगा ना। जहां पे डाउट रहे ना वहां पे थोड़ा देखो, ना की तरफ मत जाया करो ऐसे कि ये तो नहीं हो सकता है। सोचो कि इसका उल्टा जाके भी सोचो कि क्या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑपोजिट हो जाएगा? क्या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक डिस्करेज करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को? ऐसे सोचो उल्टा जाके कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से फाइनेंशियल इंक्लूजन कम हो जाएगा क्या? तो नहीं, कम तो नहीं होगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा यस में। ऐसे सोचोगे तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3 D। I hope कि this lecture was a better lecture than the previous ones and I hope कि आप लोग सही से इन सबको रिवाइज करें खूब अच्छे से। देखो बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो पाएगा, क्वेश्चंस तो सारा पॉज कर करके करना अच्छे से प्लीज, दैट्स माय रिक्वेस्ट। मतलब अपना टाइम वेस्ट करोगे फिर लेक्चर पे, टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। फिर क्वेश्चंस को सही से करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप लोग, और क्या और क्वेश्चंस करूं, क्वेश्चंस ज्यादा कराऊं, ज्यादा फैक्चुअल पढ़ाऊं, थ्योरी कम पढ़ाऊं, एक्सप्लेन कम करूं, एक्सप्लेन ज्यादा करूं, आप लोग प्लीज जल्दी बताओ। और किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आई एम वेटिंग एंड दैट्स हाउ दिस टॉपिक इज फुलफिल्ड। इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। जो अगर रह गया है कुछ, अगर मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े होंगे तो इसलिए छोड़े होंगे क्योंकि और टॉपिक से रिलेटेड होंगे एंड आई प्रॉमिस यू कि वो क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा जो कि इस टॉपिक से थोड़े से होंगे, ज्यादातर किसी और टॉपिक से रिलेट करते होंगे, ठीक है? तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। तो ठीक है, फिर वहीं उसी नोट पे खत्म करते हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। चिंगारी जिंदा रखिए और धुआं धुआं कर दीजिए सब डिफिकल्टीज को अपने। तो हम चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, फिर आएंगे नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।